14 अगस्त 1971 का वो दिन, और जगह थी लाहौर का मशहूर माल रोड। हर तरफ पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। बिल्कुल एकदम जश्न का माहौल था। और ऊपर से भारी बारिश भी हो रही थी। हाँ, भारी बारिश, देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं और सड़कों पर खचाखच भीड़ है। लेकिन उस भारी भीड़ के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो इस जश्न का बिल्कुल हिस्सा नहीं था। और अगर कोई उसे जरा ध्यान से देखता तो समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। सही कहा। मतलब इतनी ठंडी बारिश में भी उसके माथे और गर्दन पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। उसके हाथ में एक बहुत ही मामूली सा पुराना झोला था। देखने में एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिहाड़ी मजदूर अपना राशन लेकर घर लौट रहा हो। लेकिन असल में उस झोले का वो मामूली दिखना ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थे। बिल्कुल, क्योंकि अगर उस रात किसी एक भी पुलिस वाले की नजर उस झोले के अंदर चली जाती तो न सिर्फ उस शख्स की मौत वही तय थी, बल्कि आने वाले युद्ध का पूरा भूगोल बदल सकता था। अरे बाप रे! क्योंकि उस झोले में कोई राशन नहीं था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के सरगोदा एयरबेस के टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स थे। रडार की पोजीशंस और जो नए लड़ाकू विमान तैनात होने वाले थे उनके बेहद खुफिया दस्तावेज थे। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर का क्लाइमैक्स हो। मतलब कल्पना की जा सकती है कि एक तरफ पूरा शहर आजादी का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ एक अकेला हिंदुस्तानी एजेंट दुश्मन की राजधानी के बीचों बीच पैदल चल रहा है, वो भी उनका सबसे बड़ा राज चुराकर। हाँ, एक मामूली सी चेकिंग, एक पल का भी शक होता और इतिहास आज कुछ और ही होता। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी गुमनाम जासूस की पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जिसे इंटेलिजेंस की दुनिया में द गोस्ट ऑफ ब्लैक ऑप्स कहा गया। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? ये सब रॉ के आधिकारिक तौर पर एक विदेशी खुफिया एजेंसी के रूप में स्थापित होने से पहले का घटनाक्रम है। अच्छा, मतलब ये उस दौर की बात है जब आज जैसी कोई एडवांस टेक्निक नहीं थी। एकदम सही। 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत का वो दौर खुफिया तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा संधि काल था। आज जब हम जासूसी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सैटेलाइट इमेजरी आती है, पेगासस जैसे स्पाईवेयर आते हैं, हाँ, ड्रोन्स और सिग्नल इंटेलिजेंस आते हैं। मतलब आज आप दिल्ली में आराम से बैठकर लाहौर की किसी इमारत का 3D मैप देख सकते हैं। लेकिन 1960 के दशक में आसमान से जमीन को देखने वाली ऐसी कोई आंखें नहीं थी। तो सब कुछ जमीनी स्तर पर होता होगा। बिल्कुल, सब कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन पर निर्भर था। मशीनें नहीं बल्कि इंसान ही डेटा केबल्स की तरह काम करते थे। और एक इंसान को दुश्मन की जमीन पर उतारना, मुझे लगता है सबसे जटिल काम होता होगा। सबसे जटिल और सबसे खतरनाक। देखिए, मशीनें झूठ बोलते वक्त पसीना नहीं छोड़ती, लेकिन इंसान का शरीर उसकी सच्चाई बयां कर देता है। इसीलिए किसी को बॉर्डर पार भेजने से पहले उसके पुराने वजूद को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। तो इस मिशन के लिए जिस शख्स को चुना गया उसकी क्या खासियत थी? मतलब उसे ही क्यों चुना गया? उसकी दो बहुत बड़ी खासियतें थीं। पहली, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी। मतलब वो चीजें देखकर ही याद कर लेता था। हाँ, वो किसी भी नक्शे या दस्तावेज को बस एक बार देखकर हूबहू याद कर सकता था। और दूसरी बड़ी बात थी उसकी पंजाबी जबान। लेकिन सिर्फ पंजाबी बोलना काफी नहीं था, उसका लहजा एकदम ठेठ लाहौरी होना चाहिए था। इसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर मैं बात करना चाह रही थी। जब मैंने इन स्रोतों को पढ़ा तो पता चला कि दिल्ली के एक सेफ हाउस में उसे महीनों तक रखा गया। बिल्कुल, और उसे अब्दुल नाम की नई पहचान दी गई। हाँ, और ये मुझे किसी मेथड एक्टिंग जैसा लगा। लेकिन एक बड़ा फर्क है। अगर मैं किसी फिल्म के लिए एक्टिंग कर रही हूँ और कोई मुझे रात के 3 बजे गहरी नींद से जगाकर मेरा नाम पूछे तो मैं अपना असली नाम ही बोलूंगी। जाहिर सी बात है। तो मेरा सवाल ये है कि इस पहचान का स्विच असल में कैसे काम करता है? किसी इंसान के अवचेतन मन को, उसके सबकॉन्शियस को इस हद तक कैसे हैक किया जाता है कि उसका असली मैं हमेशा के लिए दफन हो जाए? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ याददाश्त या रटने का खेल नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में ऐसे आइडेंटिटी डिसोसिएशन और कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग मतलब उसे मजबूर किया जाता है एक तरह से। हाँ, उस सेफ हाउस में ट्रेनर सिर्फ उसे नई चीजें सिखानी है थे, बल्कि उसकी पुरानी यादों को एक तरह के मानसिक आघात यानी ट्रॉमा से मिटा रहे थे। अरे बाप रे, ट्रॉमा से? हाँ, उसे उसके असली नाम से पुकारना पूरी तरह बंद कर दिया जाता है।
अगर वो गलती से भी अपने पुराने नाम पर मुड़कर देखता या प्रतिक्रिया देता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। मतलब उसके दिमाग को एक तरह से रीवायर किया जा रहा था। बिल्कुल, धीरे धीरे उसका दिमाग ये समझ जाता है कि पुरानी पहचान का मतलब है खतरा और अब्दुल होने का मतलब है सुरक्षा। तो उसके ही दिमाग को ये यकीन दिला दिया जाता है कि उसका कोई अतीत था ही नहीं। एकदम सही। उसे नमाज पढ़ने का तरीका ऐसे सिखाया गया जैसे वो बचपन से पढ़ता आ रहा हो। लाहौर की गलियों के नक्शे उसे ऐसे रटवाए गए कि वो बंद आंखों से भी रास्ता बता सके। और मैंने पढ़ा कि उसे पाकिस्तानी सिगरेट के ब्रांड्स भी याद करवाए गए थे। सिर्फ नाम नहीं, एक लाहौरी मजदूर उस सिगरेट को अपनी उंगलियों में कैसे पकड़ता है, कश कैसे लगाता है, ये सब उसकी मसल मेमोरी में डाल दिया गया था। ये तो किसी इंसान को पूरी तरह से रोबोट बनाने जैसा है। आप ऐसा कह सकती हैं। जब आप महीनों तक एक कृत्रिम दुनिया में रहते हैं तो आपका दिमाग रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उस नए झूठ को ही अपना इकलौता सच मान लेता है। पुराना इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से मर जाता है और सिर्फ अब्दुल जिंदा बचता है। ये एक तरह का नियंत्रित ब्रेन वॉश है। और जब ये नया इंसान, ये अब्दुल पूरी तरह से तैयार हो गया तो अगली चुनौती उसे उस जमीन पे उतारने की थी, जो कि अपने आप में एक मौत का कुआं था। बिल्कुल। स्रोतों में जून की उस झुलसाती रात का जिक्र है जब उसे राजस्थान के थार रेगिस्तान से सीमा पार करनी थी। ये हिस्सा पढ़ते हुए मुझे म्यांमार में हुए ऑपरेशन सनराइज के कमांडोज की याद आ गई। हाँ, ऑपरेशन सनराइज से इसकी तुलना बिल्कुल सटीक है। लेकिन वहां तो एक पूरी टीम थी, आधुनिक हथियार थे। यहाँ ये शख्स बिल्कुल अकेला था, बिना किसी बैकअप के। और दोनों ही मामलों में सबसे बड़ा दुश्मन सामने खड़ी फौज नहीं बल्कि खुद भूगोल और कुदरत थी। जून के महीने में थार रेगिस्तान का तापमान रात में भी जानलेवा होता है। और उस समय तो कोई जीपीएस भी नहीं होता था। बिल्कुल नहीं, सिर्फ सितारों की मदद से दिशा तय करनी थी। उसे कंटीले तारों के नीचे से रेंगते हुए जाना पड़ा, जहां हर 100 मीटर पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गश्त होती थी। जरा सी आवाज या रेत पर छूटे हुए कदमों के निशान, और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। एक ही गोली लगती और खेल खत्म। ये एक ऐसा शारीरिक और मानसिक तनाव है जो किसी भी आम इंसान का दिल रोक सकता है। पर वो नहीं रुका, वो जिंदा लाहौर पहुंच गया। हाँ, और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो जासूसी की असली दुनिया को दिखाता है। बिल्कुल, क्योंकि लाहौर पहुंचकर उसने जो किया वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। उसने कोई जासूसी गैजेट नहीं निकाला, किसी सैन्य अड्डे की दीवार नहीं फांदी। उसने बस एक छोटे से रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान खोल लिया। हाँ, ये बहुत ही नीरस और आम बात लगती है। मतलब जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में तो कभी ऐसा नहीं होता। वहां तो कार चीज होती है, धमाके होते हैं। देखिए, जेम्स बॉन्ड की फिल्में जासूसी का सबसे भ्रामक उदाहरण है। असली खुफिया दुनिया में अगर आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो आप एक बहुत बुरे जासूस हैं। एकदम सही। जासूसी असल में 99% बोरियत और 1% खौफ का नाम है। एक चाय की दुकान खुफिया जानकारी जुटाने का सबसे अचूक और क्लासिक तरीका है। ये कैसे काम करता है? अगर हम आज के डिजिटल दौर से इसकी तुलना करें तो ये चाय की दुकान उन डेटा ब्रोकर्स या इंटरनेट कुकीज की तरह काम कर रही थी जो बैकग्राउंड में खामोशी से आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। ये एनालॉजी मुझे बहुत दिलचस्प लगी, इंटरनेट कुकीज की तरह। लेकिन एक चाय वाला ऐसा क्या डेटा कलेक्ट कर लेगा जो एक देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाए? बहुत कुछ। मतलब लोग चाय की दुकान पे क्या ही बात करते हैं? महंगाई, राजनीति या अपने अफसरों की बुराई, बस यही सब ना। और खुफिया एजेंसियों को ठीक यही चाहिए होता है। इसे इंटेलिजेंस की भाषा में सोशल इनविजिबिलिटी या सामाजिक अदृश्यता कहते हैं। सोशल इनविजिबिलिटी मतलब लोग आपको नोटिस ही नहीं करते। हाँ, जब पाकिस्तानी सेना के जवान या निचले दर्जे के कर्मचारी अपनी ड्यूटी के बाद वहां चाय पीने आते थे तो वे अब्दुल को बस एक अनपढ़, गरीब और महत्वहीन इंसान समझते थे। और इंसान का अहंकार अक्सर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम उन लोगों के सामने अपनी मनोवैज्ञानिक ढाल नीचे कर देते हैं जिन्हें हम अपने स्तर का नहीं मानते। हम सोचते हैं कि चाय वाला क्या ही समझ रहा होगा। हाँ, तो जवान आपस में बात करते होंगे कि उनकी छुट्टियां क्यों रद्द हो गई हैं, या उन्हें अचानक किस नए एयरबेस पे भेजा जा रहा है। और अब्दुल सिर्फ चुपचाप चाय परोसते हुए उन सारी बातों के टुकड़ों को अपने दिमाग में जोड़ रहा था। लेकिन फौजियों की गपशप सुनने से लेकर सरगोधा एयरबेस के टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स हासिल करने के बीच तो एक बहुत बड़ी खाई है। ये छलांग कैसे लगी? यहीं पर अब्दुल की असली कला काम आई। स्रोतों में बताया गया है कि उसने पाकिस्तानी सेना के रसद विभाग यानी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के एक क्लर्क से दोस्ती कर ली थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। तो क्या उस क्लर्क ने उसे खुद वो नक्शे ला कर दिए? मतलब कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि एक चाय वाले को खुफिया फाइलें दे दे? नहीं,
कोई भी स्वेच्छा से खुफिया दस्तावेज एक चाय वाले को नहीं सौंपता। इंटेलिजेंस की दुनिया में इसे एलिसिटेशन या जानकारी उगलवाने की कला कहते हैं। एलिसिटेशन, ये कैसे होता है? अब्दुल ने पहचाना कि वो क्लर्क अपने अफसरों से बहुत नाराज था। उसे लगता था कि उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसका वो असल में हकदार है। और अब्दुल ने उसकी इसी कमजोरी को पकड़ लिया। एकदम। वो उसे मुफ्त में चाय पिलाता, उसकी बातों को बड़ी अहमियत देता, उसके अहम को, उसके ईगो को सहलाता था। धीरे धीरे एक दोस्त के रूप में उसने उस क्लर्क का इतना भरोसा जीत लिया कि वो उसके घर या क्वार्टर तक जाने लगा। अच्छा, वो उसके घर के छोटे मोटे काम कर देने लगा होगा। हाँ, और जब वो क्लर्क सो रहा होता या नशे में होता, तब अब्दुल उसके पास मौजूद फाइलों को चुपचाप देखता था। ये तो एक तरह का बहुत ही धीमा मनोवैज्ञानिक शोषण था। बिल्कुल। और लॉजिस्टिक्स किसी भी सेना का नर्वस सिस्टम होता है। कितने नए लड़ाकू विमान आ रहे हैं, उनके लिए कितना एविएशन फ्यूल किस बेस पर जा रहा है, और राडार के पुर्जे कहाँ इंस्टॉल हो रहे हैं, ये सब उसमें होगा। हाँ, ये सब लॉजिस्टिक्स के दस्तावेजों में लिखा होता है। यहीं से अब्दुल को सरगोदा एयरबेस की सटीक जानकारी मिली। उसने अपनी उसी फोटोग्राफिक मेमोरी का इस्तेमाल करके उन ब्लूप्रिंट्स को अपने दिमाग में छाप लिया और बाद में उन्हें कागज पर उतार लिया। ये सच में जासूसी की एक मास्टर क्लास है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जासूसी का एक नियम ये भी तो है कि आप जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं, आप उतना ही ज्यादा शोर मचाते हैं। और यही हुआ। ये सब बहुत दिनों तक छुप नहीं सका। एक दिन काउंटर इंटेलिजेंस के एक अफसर को उस पर शक हो ही गया। और ये इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक चरम बिंदु था, है ना? जी हाँ। काउंटर इंटेलिजेंस यानी सीआई के अफसर इंसानी रडार की तरह होते हैं। उन्हें विसंगतियों को यानी छोटी छोटी कमियों को पकड़ने की ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस अफसर को अब्दुल में क्या दिखा? उस अफसर को अब्दुल के लहजे में या शायद उसके बर्ताव में कुछ ऐसा दिखा जो एक आम मजदूर में नहीं होना चाहिए था। कोई बहुत ही बारीक सी चूक। स्रोतों में यहाँ यासीन भटकल की गिरफ्तारी का उदाहरण दिया गया है। कैसे नेपाल पुलिस के एक साधारण सिपाही ने भटकल के लहजे और उसके द्वारा बताए गए पते के बीच एक छोटी सी विसंगति पकड़ ली थी और वहीं से उसका पर्दाफाश हुआ। बिल्कुल वही बात है। मतलब जब एक प्रशिक्षित अफसर आपसे सवाल कर रहा हो तो आपकी एक छोटी सी चूक आपकी मौत का वारंट बन सकती है। अगर मैं उस कुर्सी पे होती और मुझे लगता कि मेरा पर्दाफाश होने वाला है, तो शायद मैं कोई आक्रामक कहानी बनाती या खुद को बेवकूफ साबित करने की कोशिश करती। और सच कहूं तो वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई सीआईए ऑफिसर आप पर शक करता है तो वो आपके शब्दों को नहीं सुन रहा होता। वो आपकी एड्रेनालिन स्पाइक यानी आपके शरीर में होने वाले घबराहट के बदलावों को पढ़ रहा होता है। आपकी आंखें, आपका पसीना। अच्छा, तो अगर मैं आक्रामक होती या भागने की कोशिश करती तो आप उनके शक को 100% यकीन में बदल देती। यही पर अब्दुल ने साइकोलॉजिकल जूडो का इस्तेमाल किया। साइकोलॉजिकल जूडो मतलब सामने वाले की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। एकदम सटीक। मनोविज्ञान में इसे डिसआर्मिंग थ्रू पिटी भी कहते हैं। जब अफसर ने अब्दुल से तीखे और बारीक सवाल पूछने शुरू किए तो अब्दुल बिल्कुल नहीं घबराया। तो उसने क्या किया? उसने अचानक से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोना? मतलब एक ट्रेन जासूस बच्चों की तरह रोने लगा? हाँ, उसने अपनी गरीबी, लाचारी और भूख की एक इतनी मार्मिक और यथार्थवादी कहानी गढ़ी जो उस अफसर के अवचेतन में बैठे गरीबों के प्रति पूर्वाग्रह से पूरी तरह मेल खाती थी। मतलब उसने खुद को इतना दयनीय और असहाय बना लिया कि अफसर का विश्लेषणात्मक दिमाग काम करना ही बंद कर दे। बिल्कुल। देखिए, जब आप किसी के अंदर दया का भाव पैदा कर देते हैं या उसे ये महसूस कराते हैं कि वो आपसे बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ताकतवर है, तो उसका तार्किक दिमाग, उसका लॉजिकल ब्रेन सो जाता है। हाँ, अफसर के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने उसे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये रोता गड़गड़ाता अनपढ़ मजदूर कोई मास्टरमाइंड जासूस हो ही नहीं सकता। ये तो कमाल है। कहानी इतनी असरदार थी कि उस अफसर का शक न सिर्फ सहानुभूति में बदल गया बल्कि उसने अब्दुल को कुछ पैसे इनाम के तौर पर दिए और वहां से सुरक्षित निकाल दिया। ये दिमागी शतरंज नहीं, दिमागी शतरंज नहीं, ये मानवीय मनोविज्ञान की सबसे असाधारण हैकिंग थी। आप इसे इंसानी दिमाग का सबसे बेहतरीन मैनिपुलेशन कह सकती हैं। और इसी बुद्धिमानी का नतीजा था कि वे ब्लूप्रिंट सही सलामत भारत पहुंचे। जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय वायुसेना के पास पाकिस्तानी एयरबेसों का ऐसा सटीक लेआउट था जैसे वे खुद उन बेसों को डिजाइन करके आए हों। हाँ, हमारे पायलट्स को ठीक ठीक पता था कि कौन सा रडार कहाँ है, कौन सा फ्यूल डंप कहाँ है। पाकिस्तानी वायुसेना को तो जमीन पर ही ऐसा लकवा मार गया कि वे संभल ही नहीं पाए। उस एक अकेले शख्स के लाए हुए दस्तावेजों ने युद्ध की दिशा ही तय कर दी थी। जो काम शायद सैकड़ों बॉम्ब और दर्जनों लड़ाकू विमान नहीं कर पाते, वो काम उस एक झोले में रखे कागजों ने कर दिया।
लेकिन जब हम इस पूरी कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वो सन्नाटा जो हर अंडरकवर एजेंट की किस्मत में होता है। दिसंबर 1971 में भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पूरा देश सड़कों पर था, आसमान नारों से गूंज रहा था। लेकिन उस जीत की सबसे मजबूत नींव रखने वाला वो इंसान, वह चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक गुमनाम रास्ते से वापस भारत लौट आया। यही खुफिया तंत्र की सबसे निर्मम और कड़वी सच्चाई है। मतलब सिस्टम कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है। अगर अब्दुल लाहौर में पकड़ा जाता तो भारत सरकार उसे पहचानने से ही साफ इनकार कर देती। वो एक लावारिस लाश बनकर रह जाता। और जब वो इतना बड़ा काम करके सफल होकर वापस आया तब भी उसे अंधेरे में ही रहना था। क्योंकि जासूसी की दुनिया में आप अपने जीते जी कभी नायक नहीं बन सकते। ये बात मनोवैज्ञानिक रूप से कितनी भारी होती होगी, है ना? एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना नाम दांव पर लगा देता है, वो रोज मौत के साथ आंख मिचौली खेलता है। बिल्कुल। और जब वो कर गुजरता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो उसे क्या मिलता है? कोई मेडल नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अखबारों में कोई हेडलाइन नहीं। उसे सिस्टम की तरफ से सिर्फ एक साधारण सा कमेंडेशन लेटर मिला, एक प्रशंसा पत्र, एक कागज का टुकड़ा जिस पर यह भी साफ साफ नहीं लिखा था कि उसने असल में किया क्या था। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। लेकिन देखिए, ऐसे लोग जब इस रास्ते को चुनते हैं तो उन्हें इस अदृश्यता की शर्त पहले दिन से पता होती है। वे इसलिए ये काम नहीं करते कि कल को कोई चौक उनके नाम पे बनेगा। तो वो ऐसा करते क्यों हैं? वे ये काम उस शांति के लिए करते हैं जो उनके देशवासी अगली सुबह महसूस करेंगे। उनका असली पुरस्कार वही शान से लहराता तिरंगा होता है। ये एक बहुत ही भावुक कर देने वाला सच है। एक ऐसा इंसान जो एक चाय की दुकान से पूरे युद्ध का मास्टरमाइंड बन गया और फिर वापस उसी आम जिंदगी के भीड़ में कहीं खो गया। और ये हमें इतिहास को देखने का एक एकदम नया नजरिया देता है। हम अक्सर इतिहास को राजनेताओं की घोषणाओं और जनरल्स की रणनीतियों के चश्मे से देखते हैं। बिल्कुल, किताबों में तो वही लिखा होता है। लेकिन उन रणनीतियों के पीछे जो कच्चा माल होता है, जो सटीक खुफिया जानकारी होती है, वो अक्सर ऐसे ही सायों द्वारा लाई जाती है, जो बिना कोई निशान छोड़े अपना काम करके वापस अंधेरे में समा जाते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण का सार यही है कि असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात है कि जब 1971 जैसे महायुद्ध का नतीजा इस बात पर निर्भर कर सकता है कि एक आदमी ने सिगरेट पीने का तरीका कितनी अच्छी तरह याद किया था और वो एक क्लर्क का भरोसा जीतने में कितना कामयाब रहा था, तो ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। आज के इस दौर में जहां हम हर चीज डिजिटल स्क्रीन पर देखते हैं, न जाने कितने ऐसे गुमनाम चेहरे हमारे ही आसपास मौजूद होंगे। हो सकता है वो हमारे बगल में खड़े हों। हाँ, शायद सड़क किनारे चाय बनाते हुए, या किसी रेलवे स्टेशन पर खामोशी से अखबार पढ़ते हुए, या बारिश में भीगते हुए अपना झोला पकड़े हुए। वे एक अदृश्य युद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम सब महफूज रह सकें। और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, उनका सबसे बड़ा बलिदान, कि हम उनके असली नाम तक कभी नहीं जान पाएंगे। कभी नहीं।